तो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज अपन, बायोमॉलिक्यूल्स। तो देखो इसमें टॉपिक है आपका बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। तो बायो मीन्स क्या होता है, ये बताओ। लिविंग। और मॉलिक्यूल्स मतलब आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लगभग क्या एक ही टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं। जैसे आपका सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। If we analyze a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain elements like कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लगभग एक ही टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं, है ना। जब आप उनको आप देखोगे, किसी को ले लो, आप प्लांट सेल को ले लो या किसी एनिमल सेल को ले लो या किसी माइक्रोब्स को क्या कर दो, पेस्ट बना लो। माइक्रोब्स को ले लो मतलब, है ना। एनिमल को लो, प्लांट को लो, माइक्रोब्स को लो, किसी को भी आप मतलब अच्छे से आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करके आपको क्या दिखेगा कि सब में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या आपका, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब में प्रेजेंट होगा। मतलब यह बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर लगभग एक ही जैसे कैसे क्या होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आगे देखो, ये सब कुछ डेटा है जो याद रखना आपको। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्सीजन। हमारे पूरे सेल में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कोई चीज़ है तो कौन है आपका, ऑक्सीजन है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। आगे देखो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स 93% ऑफ सेलुलर पूल। एक सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं, सेलुलर पूल। एक सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, है ना। साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सब कुछ है ना। एक सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन, सेलुलर पूल। और उसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा एक सेल के अंदर इसका अमाउंट मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। अब आगे देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। 98% of mass of every living organism is made up of these 6 elements only। मान लो इसके बॉडी का मास है, मान लो कितना, 100 kg, है ना। तो उस 100 kg में 98% जो है क्या होगा आपका, यही 6 एलिमेंट होते हैं। कौन आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। यह आपका 98% मास बनाता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये सब डेटा आपको याद रखना है। आगे देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और कंपोनेंट ऑफ अ सेल। एक सेल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, उसका क्या है, कंपोजिशन है आपका। वाटर कितने परसेंट मिलेंगे, 70 to 90%। अगर किसी एक सेल की बात करें तो उसमें वाटर का कंपोजिशन कितना होगा, 70 से 90% क्या मिलेगा आपको, वाटर। प्रोटीन कितने होंगे, 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना होगा आपका, 3% के अप्रॉक्स होगा। न्यूक्लिक एसिड कितना होगा, अप्रॉक्स 5 to 7% होगा, है ना। ऐसे आप देखोगे लिपिड्स 2% और आयन कितने होंगे, 1%। यह पूरा एक्सेल के अंदर का कंपोजिशन है। तो आपको डेटा क्या करना है, याद करना है। अब देखो, मैक्सिमम कंपाउंड इन सेलुलर पूल इज वाटर। सेलुलर पूल में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है आपको, पानी मिल रहा है ना। वाटर कंपाउंड है कि नहीं एक ऑयल। मैक्सिमम ऑर्गेनिक अगर लगा दे, कंपाउंड से पहले क्या लगा दे, ऑर्गेनिक, है ना। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोटीन। वाटर ऐसे है ना। लेकिन अगर पूछ दे कि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कौन है तो क्या बोलोगे, प्रोटीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन। जिसके अंदर क्या हो, कार्बन, है ना। आप देखो ना आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन। इसीलिए एक याद रखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट या एनिमल्स, है ना उसके बॉडी में 90% ऑर्गेनिक मैटर होता है। कितने परसेंट, 90%। हमारे बॉडी में 90% क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर। बात समझ में आ रही है। रेशियो भी आप देखोगे 1:9 का रेशियो होता है, और ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक का, है ना। तो इनऑर्गेनिक कितने परसेंट होंगे, 1 आपका रेशियो में। आउट ऑफ 10 1 किसका होगा, इनऑर्गेनिक का। 9 किसका होगा, ऑर्गेनिक का। तो अगर मान लो कि 100 ग्राम हम पर लेते हैं पूरा मैटर हमारे बॉडी के अंदर, उसमें से 10 ग्राम क्या होगा, इनऑर्गेनिक, 90 ग्राम क्या होगा, ऑर्गेनिक। आ रही बात समझ कौन, H2O क्या है बेटा, फ्लूइड है। वह मैट्रिक्स है हमारे बॉडी का। हम बात कर रहे हैं कि जो भी क्या मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। आ रही बात समझ। उन सब में ये सब कैसे मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। आ रही बात समझ।
चलो आगे देखो। द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सेल इज 1:9। ठीक है। सेलुलर पुल ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेल टुगेदर नोन एज सेलुलर पुल। एक सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबको मिला दो तो क्या बोलेंगे अपन? सेलुलर पुल, है ना? क्लियर है? अब देखो, सेल्स, मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट फंक्शंस, सेलुलर पुल। पक्की बात है, एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या है? मॉलिक्यूल्स है, और सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फंक्शन है कि नहीं? जल्दी बताओ। जैसे एक सेल है, इसके अंदर आप देखोगे प्रोटीन भी है, इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर आरएनए भी है। और जब ये सब है तो प्रोटीन बना हुआ है किससे? अमाइनो एसिड से। डीएनए आरएनए किससे बना हुआ? आपका न्यूक्लियोटाइड से, है ना? तो सब का मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, और हर मॉलिक्यूल्स का फंक्शन अलग अलग हुआ कि नहीं हमारे बॉडी में? है ना? वही बोल रहा है कि बहुत सारे सेल हैं, हर सेल का आपका क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और हर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट क्या है? आपका फंक्शन है ना? और ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर सब मिला के क्या बनाते हैं? सेलुलर पुल। क्लियर है? अब आगे देखो, मॉलिक्यूल्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना? एक को बोल सकते हैं अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन क्या होगा? प्रेजेंट। एक आपका इनऑर्गेनिक, जिसमें क्या? कार्बन एब्सेंट। अब देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अपन देख रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक में क्या आपका? कार्बन एब्सेंट। अब देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपका क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, मोनो नहीं बोला, क्या बोला मैं? पॉलीसैकेराइड्स जितने भी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। दूसरा आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कौन आ जाएगा? आपका मोनो भी है ना? अगला क्या आपका? अमाइनो एसिड्स। ये जो भी है सब किसके एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसके? ऑर्गेनिक। अब देखो, इनऑर्गेनिक किसको बोला? जिसमें कार्बन क्या आपका? एब्सेंट। इसमें आते हैं मेनली कौन? आपके मिनरल आयंस, है ना? अब देखो, प्लांट में 17 क्या है? इसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन वही एनिमल में उसका नंबर कितना है? 24। याद रखना, प्लांट में बहुत सारे एलिमेंट है ना, कुछ एलिमेंट में से मान लो 1000 एलिमेंट है ना? 100 एलिमेंट में से आपका प्लांट में कितने इसेंशियल है? 17। और एनिमल में कितने? 24। इसेंशियल मतलब समझते हो क्या होता है? जो एकदम कंपलसरी है। और इसेंशियल क्यों बोला? क्योंकि यह ऐसे एलिमेंट है जो हमारा बॉडी नहीं बना सकता है, तो हमें डाइट के थ्रू इसको लेना होता है, इसलिए इसको इसेंशियल बोलते हैं। जरूरी बहुत सारे हैं, लेकिन और सब हमारा बॉडी खुद से बना ले रहा है ना? जो नहीं बना पाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एसेंशियल। तो एनिमल के लिए कितने एसेंशियल है? 24, जो हमें डाइट के थ्रू लेना होगा। बात समझ में आ रही है? और प्लांट में कितने एसेंशियल एलिमेंट है? 70। क्लियर है? चलो, अब अपन को डिटेक्ट करना है सबसे पहले, है ना? कि कैसे आप ऑर्गेनिक मैटर को क्या करोगे? डिटेक्ट करोगे एक सेल के अंदर। ठीक है? तो मान लो हमें एक लिविंग टिश्यू से डिटेक्ट करना है किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। किसको देखना है? ऑर्गेनिक मैटर को। तो देखो कैसे देख सकते हैं अपन, वो तरीका दिया हुआ है। आप क्या करो, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो। लिविंग टिश्यू मतलब एक प्लांट का लीफ ले लो, है ना? लिवर का सेल ले लो, किडनी का, कुछ भी ले लो आप, है ना? एक लिविंग टिश्यू होना चाहिए। तो प्लांट मान लेते हैं, अभी हमने ले लिया प्लांट का लीफ। क्या ले लिया? प्लांट का लीफ लिया। लीफ लेने के बाद उसमें आप मिला दो क्या? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। बहुत आसान है, ठीक है? मोर्टार पेसल सुना है नाम कभी? सुना है? मोर्टार एंड पेसल। हाँ हाँ हाँ, पेसल और मोर्टार आपने देखा होगा। ऐसे एक होता है स्टोन का नहीं होता बर्तन, है ना? बाउल जैसे होता है, और उसको लेके ऐसे क्रश नहीं करते अपन, है ना? उसी को बोलते हैं मोर्टार एंड पेसल। ठीक है? तो अपन को ही करना है। देखो, एक लीफ लिया आपने, लीफ लिया, उसको लीफ को हमने डाल दिया, और उसको हमने क्या कर दिया? क्रश कर दिया पूरा। लीफ लिया, लीफ को डाल दिया इसके अंदर, है ना? और उसके बाद हमने उसके क्या डाल दिया? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, और उसको उसमें क्या कर दिया? क्रश कर दिया। अब जब लीफ को आप क्रश करोगे, उसके जो भी एलिमेंट्स वगैरह होंगे वो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? पक्की बात है जाएगा। कब जाएगा? नहीं, तो सॉल्यूबल होगा वहीं जाएगा ना? आज समझ में आ रही है? तो सॉल्यूबल होगा वही तो जाएगा उसमें। मान लो कि आपने पानी लिया, ठीक है? बाउल में क्या ले लिया आपने? पानी। पानी ले लिया, उसमें सैंड भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, और उसको आपने ऐसे घुमाना शुरू किया, तो शुगर तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना? यही बात बोल रहा हूँ कि आपने लीफ लिया, लीफ को उसमें कहाँ पे ले लिया आपने? उसमें बाउल में, ठीक है? और उसमें हमने क्या डाल दिया? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, और उसको क्या किया हमने? क्रश किया पूरा। क्रश करने के बाद क्या होगा? जो वाटर सोल्यूबल होंगे, या एसिड सोल्यूबल बोलो यहाँ पे, क्या बोलेंगे? जो एसिड सोल्यूबल होगा उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, जो नहीं होगा वैसे ही रहेगा। तो देखो यहीं आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया? एक लिविंग टिश्यू ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया?
लीफ। इसमें क्या मिला दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड विद द हेल्प ऑफ मोटार एंड पेशल हमने क्या कर दिया, उसको क्रश कर दिया। क्रश करोगे तो पक्की बात है स्लरी बन जाएगा कि नहीं, सॉलिड लिक्विड पेस्ट बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। लीफ आपका सॉलिड है और एसिड क्या है आपका, लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड पेस्ट बन गया, उसको क्या बोलेंगे, स्लरी। क्या बोलेंगे, स्लरी। नॉर्मल टर्म्स में समझो तो अभी पढ़ोगे 12th में, गोबर गैस जो बनाते हैं, गोबर को पानी में डाल दो तो क्या बन गया, स्लरी बन गया। ठीक है। अब देखो तो फ्रैक्शन आपको मिलेगा। इसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे। अब क्या करेंगे, फिल्टर। तो यहाँ पे मान लो ऐसे एक फिल्टर है, यहाँ पे हमने एक चीज क्लॉथ लगा दिया। कौन सा आप जानते हो नहीं इसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। देख तो नहीं, दूध वगैरह को ये करने के लिए जब मिठाई बनाते हैं अपन तो, है ना, तो ऊपर से चीज क्लॉथ या ऐसा कुछ डाल देते हैं फिल्टर करने के लिए। तो हमने इसके ऊपर मान लो कि डाल दिया क्या, चीज क्लॉथ, फिल्टर के लिए, है ना। अब इसके ऊपर जो हमने वो सॉल्यूशन स्लरी बनाया था, इस पे डाला। स्लरी जब डाला तो जो भी एसिड में सॉल्युबल होगा वो नीचे आ जाएगा कि नहीं, इसके अंदर यहाँ आ जाएगा। और जो उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ होगा वो फिल्टर के ऊपर ही टिका रह जाएगा, कपड़े के ऊपर ही दिखेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। सिंपल सा नॉर्मल जो घर में करते हैं यार, किसी चीज़ में पानी चला जा, किसी चीज़ में अगर क्या इम्प्योरिटी होता है तो आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हो। जो इम्प्योरिटी होता है फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है और जो सॉल्युबल होगा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी यही हुआ कि हमने स्लरी को जब पास किया इस फिल्टर में, तो जो भी डिजॉल्व नहीं हुआ होगा एसिड में वो फिल्टर के ऊपर रुक जाएगा यहाँ पे, और जो डिजॉल्व हो गया कहाँ आ गया, बॉटम में आ गया। आ जाएगा ना, बोलो डाउट है इसमें। तो यही बोल रहा है कि दो फ्रैक्शन आपको मिलेंगे इस फिल्ट्रेशन के बाद। एक फ्रैक्शन कैसा मिलेगा, एसिड सॉल्युबल जो नीचे चला गया, और एक मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल। मिला है कि नहीं, है ना। एसिड इनसॉल्युबल ऊपर रह जाएगा और सॉल्युबल वाला नीचे आ जाएगा। जो एसिड सॉल्युबल था उसको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसॉल्युबल था क्या बोलेंगे, मैक्रो। क्योंकि इसका साइज, एटॉमिक वेट ज़्यादा था तभी तो क्या हुआ, ऊपर ही रह गया, फिल्टर के पोर को क्रॉस नहीं कर पाया। क्लियर है। तो जो आप याद रखने का, जो एसिड सॉल्युबल है जो नीचे मिलेगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। तो ऊपर मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। तो देखो यहाँ पे दिखाया भी है, ये फिल्टर लगा हुआ आपको दिख रहा है। ऊपर जो टिक गया क्या बोलेंगे, मैक्रो। नीचे जो आ गया क्या बोलेंगे, माइक्रो। अब मैक्रो माइक्रो को डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट, क्या आपका मॉलिक्यूलर वेट, जानते हो ना मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट पढ़ा है ना। जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर होगा। कितने डाल्टन से, डाल्टन जानते हो ना मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है, सुना है, नहीं सुना, सुन लो। डाल्टन साइंटिस्ट के नेम पे है, ये मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है आपका, ठीक है। तो जिसका भी वेट 1000 डाल्टन से ऊपर होता है मॉलिक्यूलर वेट, उसको अपन बोल देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और जिसका भी, है ना, उससे नीचे होगा उसको बोल देंगे अपन क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल। हरी बात समझ। वहाँ यहीं पे लिखा हुआ देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास कितना है, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। क्लियर है। आगे देखो, जो माइक्रो मॉलिक्यूल से होंगे इसको मॉलिक्यूलर मास कितने होंगे, लेस देन 1000 डाल्टन। क्लियर है। अब देखो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल बता ही दिया था, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कौन आएगा, डीएनए, आरएनए, है ना। इसको अभी हटा दो, लिपिड्स को अभी देखेंगे। लिपिड्स आपका अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों साइड में है। किस दोनों साइड में भाई, माइक्रो और मैक्रो दोनों साइड में है। अभी बताऊंगा क्यों, इसको अभी नहीं याद करना। अभी देखो, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स में आपका सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। अब क्या है आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे माइक्रो में कौन आएगा, अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। नाम से ही पता चल रहा है देखो, और सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड। तो पक्की बात है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, माइक्रो होगा, तभी तो मिलके क्या बना रहा है, मैक्रो। और सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएगा, प्रोटीन, तभी तो अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो, प्रोटीन क्या है, मैक्रो। ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं लिपिड मॉलिक्यूलर वेट। देखो यही बात आ गई हो, देखो जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है कितना आपका, देखो तो 800 डाल्टन। कितना है, 800। अब 800 है, आप एक बार बताओ, कुछ होना चाहिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ना, है ना। लेकिन लेकिन जब इसको अपन फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो यह मिलता कहाँ है, ऊपर। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर मास आपका 800 डाल्टन के अप्रॉक्स है, लेकिन मिल कहाँ रहा है, ऊपर। ऊपर जो मिलता है उसको तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जिसका 800 डाल्टन से नीचे होता है उसको तो माइक्रो बोलते हैं। अब इसको क्या बोले, है ना।
मोर ऑफ ए क्या है आपका, अगर माइक्रो मैक्रो में से सेलेक्ट करना हो, इट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स है मोर ऑफ, लेकिन एकदम नहीं होता, स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते। एकदम एकदम इसका प्रॉपर्टी किसके जैसा है, मैक्रो मॉलिक्यूल जैसा, ये नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, लेकिन आपको सेलेक्ट अगर करना हो मैक्रो और माइक्रो में, तो आपको लिपिड को किस में रखना होगा, मैक्रो में। सारी बात समझ, ठीक है। अब बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। देखो, लिपिड ना आपके सारे मेम्ब्रेन वगैरह का पार्ट है कि नहीं, है ना। अब होता क्या है, जब आप इसको क्रश करोगे, क्रश किया तो मेम्ब्रेन टूटेगा। टूटने के बाद ये क्या करता है ना, तुरंत वेजिकल का शेप ले लेता है। किसका शेप, वेजिकल का। वेजिकल का शेप लेने के कारण क्या होता है, इसके साइज हो जाते हैं लार्ज, और यह पार नहीं कर पाता फिल्टर को। आ रही बात समझ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम इसमें रखेंगे, मैक्रो में। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1000 से कम, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल्स वेट इतना है, विच shows that it is a micromolecule, but in reality it is a macromolecule, that is acid insoluble, है ना। और भी इसका रीजन जो हमने पढ़ा, अभी तक पढ़ा ना जो, उसी बात को अब यहाँ पे उसी का रिपीटिशन है लैंग्वेज में। जो हमने पढ़ा उससे आगे कुछ नहीं होगा इसमें, वही चीज़ें है इसमें, ठीक है। फिर से एक बार बस इसको देख लेते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक जगह पे एक टिश्यू में कौन सा ऑर्गेनिक मैटर और कौन सा इनऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो देखो, while performing a chemical analysis, when a living tissue is grinded in trichloroacetic acid, a thick slurry is found। पढ़ लिया हमने, बनेगा ना थिक स्लरी, जल्दी बताओ। आगे देखो, this slurry when strained through cheesecloth or cotton gives two fraction, one is the filtrate which is called acid soluble। दो फ्रैक्शन मिलेगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहला फ्रैक्शन को क्या बोल दिया हमने, एसिड सॉल्युबल पूल बोल दो, या इसी को क्या बोल देंगे अपन, फिल्ट्रेट। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको, जल्दी बताओ। फिल्ट्रेट बोल दो, क्या बोल दो, एसिड सॉल्युबल पूल। क्लियर है। और अभी बता दिया था, जो एसिड सॉल्युबल पूल में उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, विच इज कॉल्ड एसिड सॉल्युबल पूल वेयर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड। क्लियर है। अब देखो, द अदर फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिटेंटेट। जैसे इसको फिल्ट्रेट बोला, यहाँ वाले को क्या बोल देंगे, रिटेंटेट। क्या बोल देंगे, रिटेंटेट। और इसी को क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, ठीक है। और एसिड इनसॉल्युबल पूल वेयर कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, अभी बताया था ना, सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल आर फाउंड। क्लियर है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल, ठीक है। However, inorganic elements and compounds are also present in the living organism। अभी तो बताया कम होता है, लेकिन होता तो है ना। आपका 1:9 का रेशियो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनऑर्गेनिक हमारे अंदर है ही नहीं, है ना। रेशियो कम है, अमाउंट कम है। क्लियर है। अब वही बता रहा है कि आप कैसे एक जगह पे इनऑर्गेनिक को कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, बहुत आसान है। However, inorganic elements and compounds are also present in the living organism, which can be identified with the help of a technique called hash analysis। इससे आप आराम से कर सकते हो। एक टिश्यू ले लो, फिर से लीफ ले लेते हैं अपन, है ना। इसको ले लिया हमने, लीफ को। जब लीफ को आप प्लग करके लाओगे, तो उसमें मॉइस्चर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल लिविंग था भाई, तो पानी तो होगा। आज अगर हम जिंदा है, तुम्हारे अंदर पानी है कि नहीं, बहुत सारा अंदर में भी, है ना। पक्की बात है, आपने लीफ को तुरंत लिया तो उसमें पानी होगा, मॉइस्चर होगा। तो उसको वेट कर लो आप। लीफ को निकाल के तुरंत लाया, उसको क्या किया आपने, वेट कर लिया। वेट करोगे तो मान लो उसका वेट आ गया 80 ग्राम्स। कितने आ गए, इसको ड्राई वेट बोले या फ्रेश वेट बोले, क्या बोले, फ्रेश वेट होगा। ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। या इसको बोल सकते हो आप, कैसे प्रोनाउंस करेंगे अब, ओ हाँ, क्या बोल सकते हैं इसको, वेट वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फ्रेश वेट बोल लो, दोनों बोल सकते हैं। अब इसको आपने 2 घंटे सुखा दिया धूप में। क्या किया, धूप में 2 घंटे हमने इसको सुखा लिया। सुखाने के बाद सारा मॉइस्चर गायब हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद फिर से वेट कर लो, तो पता चला वेट हो गया कितना अब, 60 ग्राम। इसको कौन सा वेट बोल दिया अपन, ड्राई वेट। क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना। 20 ग्राम इसमें क्या था, इसका मतलब पानी, वह इवेपोरेट कर गया। आई बात समझ। अब देखो, ड्राई वेट हमने ले लिया। अब ड्राई चीज़ को जला सकते हैं आराम से अपन, जला सकते हैं ना। अब इसको आप जला दो पूरी तरह से, कंप्लीटली बर्न कर दो, है ना। आप जानते हो ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल कंबशन होता है।
फुल कंबशन होता है, पूरी तरह से जला देना है इसको। जब हम इसको पूरी तरह से जलाएंगे तो जितने भी इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना, वह CO2 को फॉर्म में बाहर निकल जाए। जलाते हो तो धुआं निकलता है, धुआं में CO2 होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या है, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर आपका वहां से निकल के बाहर जा रहा है। जो राख बच जाता है ना, जो ऐश होता है, जो राख बच गया, वो क्या होता है आपका? इनऑर्गेनिक मैटर। आई बात समझ? तो जलाने के बाद राख आपको बचता है, वो क्या है आपका? सारा इनऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है इतना सबको? ये बताओ, सबको समझ में आए? तो देखो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू, ये लीफ और लीवर कुछ भी ले सकते हैं, किसी कोई भी टिश्यू ले सकते हैं आप, इज वेट एंड ड्राइड, ऑल द वाटर क्या होगा? इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। बताया हमने कैसे ड्राई वेट निकालेंगे। उसके बाद देखो, व्हेन दिस ड्राई टिश्यू इज फुल्ली बर्न, द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसेस फॉर्म्स लाइक CO2, CO2 को फॉर्म में निकल जाएगा जो भी ऑर्गेनिक होगा, एंड वाटर वेपर दैट आर लॉस्ट, एंड द रेमेंटेंट इज कॉल्ड ऐश। जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जो राख बच जाता है, ठीक है। दिस ऐश कंटेन्स मेनी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। राख जो बचा उसमें बस क्या होता है? इनऑर्गेनिक। आई बात समझ? ऑर्गेनिक भी चेक कर लिया हमने और इनऑर्गेनिक भी। इन द एसिड soluble fraction, inorganic compounds like sulfate, phosphate etc आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसीलिए बोल रहा है कि जो एसिड soluble वाला होगा उसमें मोस्टली आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें इनऑर्गेनिक नहीं होगा, कम होगा। अभी तो पढ़ा ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। ये अलग बात है, ऑर्गेनिक का नंबर ज़्यादा होगा और इनऑर्गेनिक का नंबर। अब आगे ये बात देखो, द मोस्ट अबंडेंट, है ना, क्या बोल रहा है आपका? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सेल और लिविंग मैटर इज ऑक्सीजन। आपने पढ़ा था ना, है ना। आगे देखो, आयरन एंड कॉपर आर फाउंड इन साइटोक्रोम्स। पढ़ा है ये भी हमने। साइटोक्रोम्स क्या होता है? कोई भी पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंस, है ना। पढ़ेंगे प्लांट फिजियो में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन एंड कॉपर, है ना। इस फॉर्म में Fe+2 Q+2, ये सब हेल्प करता है एंजाइम को काम करने में। कौन? ये सारे एलिमेंट्स। ये नहीं होगा तो जो फोटोसिंथेसिस करवाने वाला एंजाइम है सब वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस इनसाइड द सेल इज। अब कोई पूछ ले कि आपके बॉडी में एक सेल के अंदर कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन किस सीक्वेंस में होगा, तो एक सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन मिलता है आपका कैटायन में? पोटेशियम फॉलोड बाय सोडियम फॉलोड बाय कैल्शियम। आई बात समझ? कैटायन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैन क्लासीफाई द बायोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स को अपन डिवाइड कर दिया किस में? माइक्रो एंड मैक्रो में। ये कहाँ मिला था आपको? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। और वो कहाँ मिला आपको? जल्दी बताओ। एसिड इनसॉल्युबल में मिला ना। अब देखो, माइक्रोमोलिक्यूल्स का आपका एग्जांपल दिया हुआ है, अमाइनो एसिड, सिंपल सुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड। और इधर क्या हो गया आपका? पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? बोलो। आगे देखो, the acid soluble pool contains chemicals with a small molecular mass of 18 to 800 daltons approximately. They are called micromolecules और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना, बोल सकते हैं इसको बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो में से लिविंग और माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बता ही दिया आपको कि 1000 से नीचे जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स। और टू बी मोर प्रिसाइज, कितना से कितना होना चाहिए? 18 से 800 डाल्टन, ठीक है। आगे देखो, दे इंक्लूड अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल याद रखोगे माइक्रो का, अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा, while those which are found in the acid insoluble fraction are called मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। आगे ये भी बता दिया मैंने, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, बता दिया ना। लेकिन अगर ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे अपन? मैक्रोमोलिक्यूल। देयर मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, बट दे आर ऑब्टेन्ड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्यों? ये भी बताया हमने, बिकॉज व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, सेल मेम्ब्रेन and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Lipids are also present in structures like cell membrane, आप जानते हो। Therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, ऊपर ही मिल जाएगा।
क्योंकि ये वेजिकल का फॉर्म ले लिया और फिल्टर को क्रॉस नहीं किया। क्लियर है? अब ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि किस कंपोनेंट में आपके बॉडी में होता है। एक सेल के अंदर वाटर 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड आयंस कितने हैं 1%। क्लियर है? वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल नहीं बोला, क्या बोला? केमिकल। आगे देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या होता है ये भी आप जानते हो थोड़ी देर। देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए पूरी तरह से क्या एसेंशियल है, मतलब उसके बिना हमारा बॉडी फंक्शन नहीं कर सकता, है ना। तो ऑल दो सब्सटेंसेज विच वी सिंथेसाइज फॉर आवर क्या लिविंग पर्पस, है ना, तो हमें जिंदा रखने में हेल्प करेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, क्लोरोफिल, हीम कौन वाला? हीमोग्लोबिन वाला, है ना। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर दियर बेसिक और प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। पक्की बात है। देखो, अगर मान लो अमाइनो एसिड्स नहीं हो तो क्या आप सर्वाइव कर जाओगे? तो क्या आपके अंदर क्या नहीं बन पाएगा? प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लोरोफिल नहीं हो तो क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्टली आपको मेटाबॉलिज्म से क्या है रिलेटेड है, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? आपके मेटाबॉलिज्म से। उसके बिना आपका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी मेटाबोलाइट, है ना। आगे देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले क्या नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। सही बात है, हम इसका फंक्शन को पहले से आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं? पता है, क्लोरोफिल होगा तो क्या करवाएगा? फोटोसिंथेसिस। अमाइनो एसिड है तो क्या बनाएगा? प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड्स है तो क्या बनाएगा? डीएनए और आरएनए, है ना। ठीक है। अब देखो, मेनी प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स बोल रहा है, ह्यूमन का नाम नहीं आया, दूसरे एनिमल का नाम नहीं आया, है ना। इसका आया प्लांट्स, फंजाई एंड microbes of certain genera and family synthesize a number of organic compounds which are not involved in primary metabolism and seem to have no direct function in growth and development of organism. Thus compounds are called secondary meta। ऐसे compound जो हम secrete कर रहे हैं लेकिन वह हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट से, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब वो नहीं भी हो तो काम चलेगा। बात समझ में आ रही है? वैसे वो क्या बोलते हैं अपन? सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। प्लांट आप देखते हो कि गम्स सिक्रीट करता है, रेजिन सिक्रीट करता है, रबर जिनसे से बनाते हैं अपन, है ना, गम्स। तो गम्स सिक्रीट वो क्यों करता है? अपने डिफेंस के लिए। इसके लिए डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो तो भी वो सर्वाइव करता है ना। तो गम्स किसके लिए सिक्रीट करता हो? ताकि बाहर वाला खतरा से बचने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म है उसका। लेकिन उसको हम क्या कर लेते हैं? कमर्शियलाइज। वो बेचारा निकाला अपने डिफेंस के लिए, हम उठा कर लेके मार्केट में बेचना शुरू कर। ठीक है। वही बोल रहा है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि डायरेक्टली किससे अटैच नहीं हो? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से, जो हमारे मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है, दूसरा कोई काम कर रहा होगा, उस सबको क्या बोल देंगे अपन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना। द फंक्शन और रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म आर नॉट अंडरस्टूड, लेकिन बोला जाता है ऐसा कि प्लांट जो भी सिक्रेट करता है अपने डिफेंस के लिए करता है। ठीक है। अब एग्जैक्ट क्यों करता है प्लांट से जाके बताया नहीं कभी किसी को, है ना। कुछ पूछने का ट्राई बहुत लोगों ने किया, नहीं बताया। देखना ट्राई करके कहीं तुमको बता दे। क्या बहुत बोलती है तुम? अभी नहीं, लेक्चर के शुरू में। चलो आगे देखो। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, है ना। ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या बहुत सारे क्या आपके यूजफुल होते हैं, क्योंकि हम लोग तो लालची है, जहाँ जो मिल जाए उठा के लेके आते हैं। जैसे कि रबर, ड्रग्स, बहुत सारे प्लांट्स हमने क्या मेडिसिन बना लिए हैं, है ना। स्पाइसेस जो खाते हो घर में, सेंट्स एंड पिगमेंट्स सब बनाते हैं ना हम लोग प्लांट से। ठीक है। आगे देखो, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ का मतलब हमारे इकोलॉजी में, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में भी क्या है एप्लीकेशंस है। ये कुछ आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम दिया हुआ है। पहला कौन है आपका? पिगमेंट्स। फॉर एग्जांपल कौन है आपका? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स एक्सेट्रा। एंथोसाइनिन है वहाँ पे, ठीक है, ANTHO। एल्कालॉइड्स, मॉर्फिन आ गया, है ना, कोकीन आ गया, ये सब आपका। टर्पिनोइड्स, है ना, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल्स में कौन आ गया? लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा। टॉक्सिन में आ गया आपका एब्रिन एंड राइसिन। लैक्टिन्स में आ गया आपका, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रग्स में आ गया आपका
वेन ब्लास्टिंग एंड ट्यूमिम, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आ गया रबर गम्स एंड सेलुलोज। इन सबको हम यूज करते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब आपका मेन टॉपिक शुरू हुआ क्या, न्यूक्लिक एसिड। बुक से सीक्वेंस मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, बुक से सीक्वेंस अलग है, लेकिन टॉपिक सब कवर होगा। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं अभी, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ध्यान से देखो। फैक्टर और जीन वर फर्स्ट डिटेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय क्रेजर, जोहान्स, मेंडल। तो आज हम जीन जीन चिल्लाते हैं ना, यह जीन सबसे पहले किसने बोला था, मेंडल ने। और मेंडल ने जीन टर्म यूज नहीं किया था, क्या टर्म यूज किया था, फैक्टर। मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर। अब हम इसको क्या बोलते हैं, जीन। तो मेंडल ने जीन को क्या बोला था भाई, फैक्टर। अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो जीन टर्म मेंडल ने यूज नहीं किया था। ठीक है, आगे देखो। डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक, आप सब जानते हो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे में पास होता है ना। ये बातें तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट सब में जेनेटिक मटेरियल कौन है आपका, डीएनए, एक्सेप्ट सम वायरसेस, है ना। वही यहाँ पे है, डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है ना, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग मटेरियल। मटेरियल नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाउएवर वायरसेस हैव डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड। पढ़ा है ना। ठीक है, अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन अ सेल। आप जानते हो डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों एसिड है कि बेस है, नाम ही बता रहा है क्या है, एसिड है। नेगेटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है डीएनए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव। शुरुआत में मैंने डीएनए के ऊपर पढ़ाया था सबको। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आगे देखो। अब बोल रहा है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। दैट इज, इट इज अ पॉलीमर और अ पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब इसका मतलब क्या, पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के तब क्या बनाता है, एक डीएनए। आ रही बात समझिए, बताओ। अरे क्या बोला हमने, ये पॉलीमर है। दो बातें हमने बोला, अभी एक एक करके देखते हैं, एक मिनट। पहली बात हमने बोली कि ये क्या है, डीएनए क्या है एक आपका, पॉलीमर बोला हमने। ठीक है, और दूसरा हमने बोला ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पहले इस बात को समझ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने बोला। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मतलब क्या, पॉली मीन क्या होता है, मेनी होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक डीएनए या आरएनए। दोनों आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है, डीएनए भी और आरएनए भी। क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों क्या आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला के तब क्या बना आपका, डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड का नाम थोड़ा अलग करना होगा, है ना। तो डीएनए में जो ये सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड है, उसको बोल देंगे अपन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। किस में बोल देंगे इस न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए में। और आरएनए में इसी का नाम अपन दे देंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। अब इसको हम बोले पॉलीमर। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर को, है ना। ये सब क्या है, मोनोमर्स। सारे मोनोमर को जोड़ दिया तो एक चेन बन गया, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। आरएनए को भी क्या बोलेंगे, पॉलीमर, क्योंकि दोनों किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। फर्क बस इतना है कि एक के न्यूक्लियोटाइड के आगे क्या लगा देंगे, डीऑक्सी, अगले में सीधा क्या लिखेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों बोलेंगे ऐसा, वो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ, बताया था मैंने, शुरुआत में एक लेक्चर लिया था मैंने डीएनए आरएनए के ऊपर, किया था ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वही बोला देखो, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज अ पॉलीमर और अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट्स मोनोमर यूनिट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो, अभी बताया ना। बहुत सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दो तो जाके बन जाएगा एक आपका डीएनए। क्लियर है।
पक्की बात है, आप ये सब जानते हो कि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है और हेलिकल है कि नहीं? चलिए बताओ, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है कि नहीं? कभी भी आप डायग्राम देखते हो तो डीएनए ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा ही मिलता है ना? चलिए बताओ कितने स्टैंड है इसमें? तो डीएनए कितने स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना? और इसमें क्या होता है, हेलिकल होता है। कभी भी डीएनए ऐसे सीधा सीधा नहीं दिखाई देता, हेलिक्स के फॉर्म में होता है। हेलिक्स समझते हो ना? हेलिक्स मतलब ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो डीएनए क्या है आपका? डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। समझने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे बना लेते हैं, लेकिन डीएनए हमेशा किस फॉर्म में होता है? हेलिक्स के फॉर्म में। आगे देखो, इट इज एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एसिडिक भी किसके कारण है? फॉस्फेट के कारण ही, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होता है, एक्चुअली होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। और नेगेटिव भी किसके कारण है? फॉस्फेट के कारण ही। आप जानते हो फॉस्फेट के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सर, अभी वो बाद में बताते हैं क्या पूछता है, ठीक है? क्योंकि अभी आने दो उस टॉपिक पे तब। अब अगला क्या आपका? आरएनए। ठीक है? आरएनए क्या आपका? इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कोई फर्क नहीं है, बस डीऑक्सी हटा दिया, सीधा सीधा क्या कर दिया? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है? इट्स मोनोमर यूनिट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। सिंगल स्टैंडर्ड होता है आपका मोस्टली कौन? आरएनए। एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। आगे बढ़े, कौन है भाई? अब हम पढ़ेंगे डिटेल में किसके बारे में? डीएनए के बारे में। ठीक है? तो क्या लिख रहा है देखो, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। 5वीं बार देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है ना डीएनए। 99% डीएनए हमारे सेल का कहाँ होता है भाई? न्यूक्लियस में। थोड़ा बहुत आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 इन फर्स्ट सेल ऑफ कैटल। कैटल में घाव हो गया था। क्या हो गया था? घाव। घाव से पश निकलता है ना, देखा है ना? उसी पश में सबसे पहले किसको देखा था? डीएनए को देखा था उन्होंने। ठीक है? तो देखो ये अरे, देखा था, एक्सपेरिमेंट कहीं से भी करना हो सकता है। तो जो कैटल थे, कैटल में क्या हो गया आपका? कुंड हो गया। उस घाव से पश जो निकलता, उसी पश सेल में क्या देखा था इसने? डीएनए देखा था सबसे पहले। किसने? किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है? और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस में मिला था। उस सेल के कहाँ मिला था? न्यूक्लियस में। इसने नाम क्या रख दिया इसका? न्यूक्लिन। इन्होंने डीएनए नहीं बोला था, क्या बोला था? न्यूक्लिन। अगले साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या था? ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने क्या देखा कि भाई फ्रेडरिक मिशर ने जिस चीज को न्यूक्लिन बोला है, उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। इसीलिए उन्होंने उसका नाम बदल के क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड कर दिया। क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। है ना? इन्होंने भी अभी डीएनए नहीं बोला, क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, द लेंथ ऑफ, इस लाइन को समझना, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और a pair of nucleotide referred to as base pair present in it. This also is a characteristic of an organism. अब क्या बोला देखो, the length of DNA is usually defined as number of nucleotide. पक्की बात है, बहुत सिंपल है सर। इसमें तो, इसमें कुछ कहाँ याद करने लायक है? देखो यहाँ देखो, लेंथ को देखना है ना हमें। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ को देखें अपन, ठीक है, तो कैसे डिफाइन होगा? अभी आपको देखा, बताया मैंने कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला दो तो क्या बनता है आपका? डीएनए। ये देखो तो, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, एक हमने ये बना लिया, दूसरा एक और बना लिया। देखो तो, एक डीएनए या आरएनए का लेंथ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं? इसमें कम है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका लेंथ क्या होगा? कम होगा। इसमें ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। है ना? दूसरी बात क्या बोला? इट मे बी ऑल्सो डिपेंड ऑन बेस पेयर। और बेस पेयर क्या होता है बता चुका हूँ। अब इस डीएनए के स्टैंड को ऐसे लिख लेते हैं अपन, ऐसे ही दिखाते हैं अपन। एक को क्या बोलते हैं? 5' to 3। दूसरे को क्या बोलते हैं? 3 से 5 बोलते हैं ना, बताया ना ये सब बेसिक। एक को 5 से 3 बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे? 3 to 5। अब आपको बताया था मैंने, 4 नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। होता है ना 4? ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब ऐसा बेस जिसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आप जानते हो अगर ऊपर में ए है
तो नीचे में क्या होगा, टी। ऊपर में जी है तो नीचे में क्या होगा, सी। अब ये दोनों को मिला ले तो अपन बेस पेयर बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना बेस पेयर। तो जितना बेस पेयर होगा उतना ही लंबा ये भी होगा कि नहीं, तो दोनों बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना लेंथ लंबा होगा, या सीधे ऐसे बोल दो जितना ज़्यादा बेस पेयर होगा उतना लंबा होगा। होगा कि नहीं, क्लियर है। चलो आगे देखें। अभी आप याद रखोगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है, उधर क्या दिया हुआ उसका जेनेटिक मटेरियल, और उधर दिया हुआ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, ठीक है। पाई 174 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वैसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया। देखो अगर बैक्टीरियोफेज को देखो तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और उसमें टोटल बेस पेयर कितने होते हैं या न्यूक्लियोटाइड 5386। लैम्डा फेज, लैम्डा फेज में कितने होंगे, देखो उसका क्या डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, कितने बेस पेयर 48,005। ई कोलाई नाम सुना होगा आपने। फुल फॉर्म क्या है इसका, एस्चेरिचिया कोलाई। डबल स्टैंडर्ड कैसा होगा, बैक्टीरिया ना हो, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, कितने बेस पेयर मिलेंगे 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। अब आ गया फाइनली कौन, ह्यूमन, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, और कितने हैं आपका देखो 3.3 इंटू 10⁹ हमने क्या लिखा था ऊपर में देखो, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने ह्यूमन क्या लिखा, जीनोम, क्या लिखा हमने, जीनोम। ह्यूमन ने लिखा सीधा क्या लिखा, जीनोम। जीनोम जहाँ पे भी आ जाएगा, जीनोम हमेशा रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड कंडीशन, इस कंडीशन को हैप्लॉइड कंडीशन को। तो इसका मतलब मैंने बोला कि हमारे जीनोम में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, मतलब ये किस कंडीशन की बात हो रही है, हैप्लॉइड कंडीशन की। हैप्लॉइड में कितने हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ इसको भी 18 नहीं कर देंगे, है ना। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, क्लियर है। नीचे लिख दिया है, जीनोम ऑलवेज रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेट एंड हेंस एक्चुअल नंबर ऑफ बेस पेयर इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, क्लियर है। आगे देखो, अब आगे अपन स्ट्रक्चर के ऊपर, किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। थोड़ा बहुत तो हो जाएगा 5 मिनट। देखो ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बताया था ना, सब रहने दे। देखो बताया हुआ है मैंने, हाँ शायद। द बेसिक यूनिट, अब देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड विच हैज 3 कंपोनेंट्स। अभी देखना, देखा आपने कि डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के। तो अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ जाए तो सबका एक ही जैसा होगा, है ना। तो अब अपन देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज मिलता है आपको। पहला क्या मिलेगा आपको, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब शुगर हैविंग हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन। दूसरा देखेंगे अपन नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा क्या मिलेगा आपको, फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो पेंटोस शुगर देख रहे हैं अपन। अबे 2 टाइप के शुगर होंगे, पक्की बात है। एक आपके पास डीएनए है, एक आपके पास क्या है, आरएनए, है कि नहीं, जल्दी बताओ। एक डीएनए, दूसरा क्या है, आरएनए। तो डीएनए में जो शुगर होगा पेंटोस शुगर, उसको क्या बोल देंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में जो होगा क्या बोल देंगे, राइबोस शुगर, है ना। और ये है क्या आपका, ये जो आपका डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर मोनोसैकेराइड विथ 5 कार्बन एटम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज, क्लियर है। 5 कार्बन इसलिए क्या बोला हमने इसको, पेंटोज। अब देखो क्यों बोला डिऑक्सी राइबोज और क्यों बोला हमने राइबोज। यहाँ देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे एक शुगर मॉलिक्यूल का, किसका, शुगर का। ये देखो दिख रहा है ना। अब आपको समझाने के लिए मैं इसको खुद से भी ड्रॉ कर देता हूँ, देखो आप, ये देखो क्यों बोलते हैं अपन डिऑक्सी राइबोज, उस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आएगा हमारा कार्बन नंबर 5। आज समझ में आ जाएगा कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो
एच ओ एच, एच ओ एच, ठीक है। यहाँ पे एच ऊपर क्या है आपका, CH2H, यहाँ पे एच, और इस जगह को खाली छोड़ते हैं, कुछ समझाना है इसलिए, अभी तो OH है ना, लेकिन समझाने के लिए उसको खाली छोड़ा हमने। यह आपका एक पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है, पेंटोज, क्योंकि आपके उसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आ रही बात समझ, कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर। अब इसको डिऑक्सी राइबोज बोले या राइबोज शुगर बोले, तो देखो आप, जब आपको यह डिसाइड करना कि ये डिऑक्सी राइबोज है या राइबोज है, तब आपको किस कार्बन को देखना है, सेकेंड प्राइम कार्बन को। किसको देखना है, सेकेंड, मतलब दूसरे नंबर वाले कार्बन को। जानते हो ना ये सब, यहाँ पे जो ये सब जगह कार्बन है, पता है ना, ठीक है। तो आपको किस कार्बन को देखना है, सेकेंड कार्बन को देखना है। सेकेंड कार्बन पे आपको देखना क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या होगा, मतलब राइबोज शुगर क्या होगा। और राइबोज शुगर किसका कैरेक्टर है, अगर यहाँ पे OH ना हो के उसके जगह पे OH को रिप्लेस कर दिया हुआ है कौन, H, और आपका H, तो इसको बोल देंगे अपन डिऑक्सी राइबोज शुगर। और यह किसका कैरेक्टर है आपका, बस डिफरेंस कहाँ है, सेकेंड प्राइम कार्बन को देखना है अपन को। किसको, सेकेंड प्राइम बोलते हैं हमेशा, नंबर दिखाने के लिए क्या बोलेंगे, प्राइम। किस कार्बन को देखना है अपन को, सेकेंड प्राइम को। अगर सेकेंड प्राइम कार्बन पे क्या है, OH है, तो क्या हो गया, राइबोज शुगर, क्या हो गया आपका। और अगर सेकेंड प्राइम कार्बन पे क्या है आपका, H है, H है मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय H, हाइड्रोजन। इस OH को कौन रिप्लेस किया, H, है ना। तब इसको क्या बोलेंगे अपन, डिऑक्सी राइबोज शुगर। आई बात समझ। अब क्यों बोला डिऑक्सी, देखो अगर ढंग से देखो तो एक ऑक्सीजन DNA में कम हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है ना कम, इसीलिए तो इसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम में फर्क कहाँ है, DNA RNA में, देखो तो उसको बोला हमने राइबो न्यूक्लियोटाइड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो। तो फर्क किसका है, बस डीऑक्सी का। क्यों डीऑक्सी, क्योंकि DNA में सेकेंड नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन क्या होगा, कम, है ना। आ रही बात समझ, ऑक्सीजन कम ऐसे नहीं बोलते, बोलते हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो समझाने के लिए अपन क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए DNA को बोला हमने डीऑक्सी, और उसके शुगर को भी क्या बोल दिया, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आने वालों को क्या बोल देंगे, राइबोज शुगर। क्लियर है इतना। तो पहला डिफरेंस भी आपने देख लिया, किसके बीच में, DNA और RNA के बीच में। इन DNA at 2 prime carbon in pentose sugar there is H and in RNA it is OH। पहला डिफरेंस भी देख लिया है ना। इसी बेसिस पर हम एक और बात बोल सकते हैं कि DNA इज मोर स्टेबल देन RNA। आप जानते हो जहां पे जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उस कंपाउंड का रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, बात समझ में आ रही है। तो जहां पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा वह मॉलिक्यूल और ज्यादा क्या होगा आपका, रिएक्टिव होगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अनस्टेबल होगा। इसलिए DNA ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू RNA। इसीलिए DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कौन नहीं है, RNA नहीं है, क्योंकि RNA स्टेबल नहीं है। आप ये भी आपने पढ़ा है कि RNA कहीं कहीं पे एंजाइम की तरह भी काम करने लगता है, किसके तरह, एंजाइम की तरह। तो एंजाइम जो भी काम करेगा वो हाईली कैटालिटिक हो गया ना, मतलब वहाँ पे फिर से क्या आ गई, उसकी अनस्टेबिलिटी, है ना। तो जहाँ पे जो ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है वह जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे बाद में अपन 12th में कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए पहला पैरामीटर ही है कि इट शुड बी स्टेबल, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, मतलब क्यों, इसमें RNA में OH माइनस हो रहा है, उससे ज़्यादा इस तरह से तुमसे पूछेगा नहीं कोई यहाँ पे निकालने के लिए कौन ज़्यादा एसिडिक कहाँ बेसिक है। हाँ DNA के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा होगा, क्योंकि एसिडिक बेसिक आपका मेनली डिसाइड करता है यहाँ पे कौन, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड मेनली डिसाइड करता है, इसलिए इन सबको नहीं देखेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे आए, ये बात समझ में आई। तो ये देखो क्योंकि सेकेंड नंबर पे क्या है, OH है, तो इसको क्या बोला हमने, राइबोज शुगर। अगर सेकेंड नंबर पे OH नहीं होता, H होता, तो क्या बोलते, डीऑक्सी राइबोज। इन केस ऑफ DNA at 2 prime carbon the hydroxyl group is replaced by H atom। अब ये कौन सा हो गया आपका, हाँ DNA इज मोर स्टेबल देन RNA, वही लिख दिया मैंने। अब सेकंड क्या मिलेगा आपको शुगर के बाद, उसमें नाइट्रोजनस बेस। बेस कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के,
एक को बोलेंगे प्यूरिन, दूसरे को पायरिमिडिन। प्यूरिन में दो आएगा आपका एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडिन में आपका तीन आएंगे, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल क्यों? क्योंकि आरएनए में थाइमिन के जगह पे कौन प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। याद रखो। जैसे कि अगर डीएनए की बात करेंगे तो होगा उसमें ए टी टी सी। ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में 4 नाइट्रोजन स्पेस होता है। सेम अगर आरएनए में लिखना हुआ तो आरएनए में लिखना होगा ए के बाद कौन होगा? टी के जगह पे यू, मतलब बस टी चेंज हो जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, आरएनए में क्या होता है उसकी जगह पे? यूरेसिल। बाकी सब क्या है? सेम। इसमें बॉन्ड हमने नहीं दिखाया, क्यों? आरएनए में बॉन्ड पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है। अकेले है तो उसमें क्या बॉन्ड दिखाओगे? बात समझ में आ रही है? तो डीएनए में ऐसे दिखाओगे आप, आरएनए में ऐसे लिखना होगा। आई बात समझ? तो यहाँ से देखेंगे अपन, टाइम हो गया है? चलो ठीक है।